हेलो दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आई बटन दबा के उसे देखो। लोगो फैक्ट्स। मंगोलिया के बोर्जगिन ट्राइब के लीडर येसुगे के घर एक बेटे का जन्म होता है। वो उसका नाम तेमुजिन रखता है। अब तेमुजिन एक अनयूनाइटेड मंगोलिया में पैदा हुआ था, यानी कि एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे और सब एक दूसरे में लड़ते रहते थे। और इनकी आग में जो घी डालने का काम करता था वो चाइना करता था। चाइना इन लोगों से ट्रिब्यूट यानी कि टैक्स कलेक्ट करता था और इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते रहता था ताकि कभी ये यूनाइट ना हो और चाइना को इन्वेड ना कर दें। और जब भी मंगोलियंस एक होने की कोशिश करते थे, चाइनीज हमेशा उनको या तो लार्ज नंबर में मार डालते थे या लार्ज नंबर में गुलाम बना लेते थे। तो तेमुजिन का रिलेटिव खान अम्बगाई भी एक ऐसा ही कॉन्फेडरेशन बनाता है बहुत सारे ट्राइब्स का, लेकिन उसे चाइनीज अपनी टेरिटरी में ले जाकर लोगों के सामने क्रूसीफाई करने के बाद उसके हाथ पैर काट देते हैं। जब तेमुजिन 12 से 13 साल का होता है तब उसके फादर को टर्किक ट्राइब वाले मार डालते हैं, जिसके बाद उसके खुद के ट्राइब वाले तेमुजिन और उसके परिवार को मंगोलिया की ठंड में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब मंगोलिया एक बैरन लैंड है तो वहां ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है और वहां ठंड में तो -30 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक फैमिली का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिना सपोर्ट सिस्टम और लेबर डिवीजन के, जो कि एक ट्राइब प्रोवाइड करता है। तेमुजिन का बचपन बहुत ही ब्रूटल और हार्श था, लेकिन फिर भी तेमुजिन और उसकी फैमिली सरवाइव कर लेती है। तो 1206 तक तेमुजिन मंगोलिया के सारे ट्राइब्स को एक कर देता है और उन सबका एक कॉन्फेडरेशन बना देता है। तो वो लोग उसे एक टाइटल देते हैं जिसको चिंगिस खान बोला जाता है। चिंगिस खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, ओशियानिक किंग। इस दुनिया के हर आदमी का राजा चिंगिस खान। अब जब आपके पास एक न्यूली क्रिएटेड नेशन हो जिसके ट्राइब्स कई सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हों, तो ये जरूरी हो जाता है कि उनको एक कॉमन पर्पस दिया जाए ताकि वो उस पर्पस पे ध्यान रखें और एक दूसरे में लड़े ना। तो गेंगिस खान अपने सोल्जर्स के साथ चाइना को इन्वेड करने चला जाता है और ये एक रिटेलिएटरी इन्वेजन था। चंगेज खान अम्बगाई की मौत का बदला लेना चाहता था और इतने सालों से जो चाइनीज इंटरफेयर कर रहे थे मंगोलिया में, वो उस चीज के लिए उन्हें पनिश करना चाहता था। उस समय चाइना में 2 डायनेस्टीज थी, वेस्टर्न जिया नॉर्थ चाइना में और जिन डायनेस्टी ईस्ट में। गेंगिस खान ने वेस्टर्न जिया को 1210 तक कॉन्कर कर लिया था क्योंकि वेस्टर्न जिया के एम्परर ने सरेंडर कर दिया था और वेस्टर्न जिया एक मंगोलियन वसाल बन गया था। इसके बाद चंगेज खान जिन डायनेस्टी की टेरिटरीज को इन्वेड करता है और 1215 में वो जिन डायनेस्टी की कैपिटल जोंगडू को कॉन्कर कर लेता है। जोंगडू बाद में बीजिंग बन जाता है और बीजिंग आज चाइना का कैपिटल है। काराखिताई का रूलर एक मंगोलियन सिटी को कैप्चर करके वहां की किंग को मार देता है। अब जो किंग जिसकी डेथ हुई है वो चिंगिस खान की पोती का हस्बैंड रहता है। तो रिटेलिएशन में चिंगिस खान काराखिताई को इन्वेड करता है और उसको मंगोलियन एम्पायर में मर्ज कर लेता है। अब काराखिताई को कॉन्कर करने के बाद मंगोलियन एम्पायर का एक नया नेबर ख्वाराज़्म एम्पायर बन जाता है। तो एक ऑफिशियल ट्रेड रिलेशंस को सेट करने के लिए चिंगिस खान एक ट्रेड डेलीगेशन भेजता है ख्वाराज़्म एम्पायर में। अब ख्वाराज़्म एम्पायर का जो शाह रहता है, शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द सेकंड, जो कि जलालुद्दीन का फादर रहता है, वो पूरे ट्रेड डेलीगेशन के लोगों को मरवा देता है और उनके लाए हुए गिफ्ट्स को बुखारा के मार्केट में ऑक्शन कर देता है। तो जैसे ये चिंगिस खान को पता चलता है, वो अपने 3 एम्बेसडर्स को शाह से मिलने के लिए भेजता है, जिसमें से एक मुसलमान रहता है और 2 मंगोल्स रहते हैं। तो जैसे ये 3 मंगोलियन एम्बेसडर शाह से मिलते हैं तो ये उससे डिमांड करते हैं कि जो उत्तरार का गवर्नर है उसे हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे कारवान के 500 लोगों को मार डाला और हमारे गिफ्ट्स को बुखारा में ऑक्शन कर दिया। तो शाह अलाउद्दीन सबसे पहले मुसलमान का गला काट देता है और बाकी बचे 2 मंगोल एम्बेसडर्स का बाल उड़ा देता है।
छी! उसकी हिम्मत कैसे हुई? मार डालो सबको! गेंगिस खान अपनी पूरी आर्मी के साथ ख्वारेज़्म एम्पायर को इन्वेड करता है और पूरी तरह से बर्बाद कर डालता है। कहा जाता है कि वहां की पॉपुलेशन 2 मिलियन थी, जो कि घट के 2 लाख बचती है। अलाउद्दीन मोहम्मद द सेकंड वहां से भाग जाता है कैस्पियन सी के एक आइलैंड में, जहां उसकी निमोनिया से डेथ हो जाती है। अब उसका बेटा जलालुद्दीन नया शाह बन जाता है ख्वारेज़्म एम्पायर का। उसके बाद जलालुद्दीन का पीछा करते हुए गेंगिस खान इंडिया तक पहुंच जाता है, जहां जलालुद्दीन की बची कुची आर्मी को मंगोलियंस मार डालते हैं बैटल ऑफ इंडस में। तो जब चेंगिस खान ख्वारेज़्म में अटैक करने जा रहा था, तब जो वेस्टर्न शिया का एम्परर था, जो कि अभी चेंगिस खान का एक वसाल था, उसने ट्रूप्स देने को मना कर दिया था ख्वारेज़्म एम्पायर के खिलाफ। तो ख्वारेज़्म एम्पायर को इन्वेड करने के बाद गेंगिस खान वापस चाइना जाता है, जीजिया को री इन्वेड करता है 1227 तक, और फिर वो जिन डायनेस्टी को इन्वेड करने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि वो भी इनके खिलाफ रिबेल कर चुके होते हैं। और जिन एम्पायर को री इन्वेड करने से पहले गेंगिस खान की बहुत ही मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। अब तैमुजिन का बेटा ओगदाई खान जिन डायनेस्टी को इन्वेड करने में सक्सेसफुल रहता है, और तैमुजिन का पोता यानी कि कुबलाई खान पूरे चाइना को इन्वेड करके कॉन्कर कर लेता है और अपनी ये एक युआन डायनेस्टी बनाता है चाइना में। तो अब हम चंगेज खान के करियर का एक रिकैप देखते हैं। सबसे पहले उसने वेस्टर्न जिया पे अटैक किया, उसके बाद उसने जिन डायनेस्टी को इन्वेड किया, लेकिन रिटेलिएशन में, क्योंकि उसका रिलेटिव खान अम्बगाई, जिसको चाइनीज ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था, और इतने सालों से जो चाइनीज मंगोलियंस को एक दूसरे से लड़ा रहे थे, इसका भी वो बदला लेना चाहता था। उसके बाद चंगेज खान ने रिटेलिएशन में काराखिताई को इन्वेड किया, क्योंकि वहां के रूलर ने एक मंगोलियन सिटी को इन्वेड किया था और वहां के राजा को मार दिया था, जो कि चंगेज खान की पोती का हस्बैंड था। इसके बाद चंगेज खान ख्वारेज़्म एम्पायर को इन्वेड करता है, क्योंकि वहां के शाह ने सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद चंगेज खान जीजिया को री इन्वेड करता है, क्योंकि जब ये ख्वारेज़्म एम्पायर के साथ बैटल लड़ने जा रहे थे, तब सीशिया के रूलर ने उनको ट्रूप्स देने से मना कर दिया था। तो आप एक पैटर्न समझ रहे हैं, चंगेज खान हमेशा रिटेलिएशन में इन्वेड करता था। वो तभी बैटल लड़ता था जब लोग सारी हदें पार कर देते थे। तो अब वापस आ जाते हैं इंडिया के मामलुक इन्वेडर इल्तुतमिश पे। तो जब चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था पंजाब में, तब इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान उसकी टेरिटरी में अंदर आता चले जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे चंगेज खान को वो गुस्सा दिला दे। तो जब जलालुद्दीन इल्तुतमिश के पास पहुंचता है, तो खुद ही देख लीजिए। भाई मेरी मदद कर दे, हम मिल के चंगेज खान को मारेंगे। नहीं भाई यहाँ रहने तो देगा ना? असाइलम? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम तो मामलुक है ना भाई। वो चंगेज खान है, पागल हो गया है क्या? निकल यहाँ से। गुड बॉय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चंगेज खान ने जलालुद्दीन को खत्म क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जलालुद्दीन अपना एम्पायर हार चुका होता है और उसकी आर्मी को बैटल ऑफ इंडस में पूरी तरह से मंगोलियन आर्मी खत्म कर देती है। तो जलालुद्दीन अब सिर्फ नाम का शाह रहता है। अब वो मंगोलियंस का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसका पीछा करना और उसको मारना पॉइंटलेस था, स्पेशली जब अभी चंगेज खान को वेस्टर्न जिया को री इन्वेड करने जाना था। लेकिन इंडिया की वेल्थ का क्या चंगेज खान वेल्दी नहीं बनना चाहता था? तो दोस्तों, चंगेज खान के हिसाब से वेल्थ मायने नहीं रखती थी। इनकी आर्मीज जहां भी इन्वेजन करती थी बहुत सारा खजाना लेके आती थी, लेकिन चंगेज खान उसमें से खुद कुछ भी नहीं रखता था, बल्कि चाहता था कि उसके सोल्जर्स और कमांडर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इनके ट्रिब्यूटरी स्टेट से भी बहुत पैसा आता था, लेकिन ये अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। चंगेज खान ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में खर्च कर देता था। और ऐसा भी पॉसिबल है कि चंगेज खान इंडियंस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जो कि ऑलरेडी फॉरेन ब्रूटल इन्वेजन से लड़ रहे थे। और उसको पता था कि बैटल लड़ने खुद इल्तुतमिश तो आता नहीं,
वो इंडियन सिविलियन पॉपुलेशन को ही भेजता जो कि इवेंचुअली मारे जाते। तो वो इंडियंस को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, इवन दो उसके पास टाइम नहीं था इंडिया को बचाने का। अब ये भी पॉसिबल है कि चंगेज खान को इंडियन कल्चर से लगाव था, ऐसा लगाव जो उसे अफगानिस्तान और ईरान से फील नहीं हुआ था, जो कि उस समय तक कंप्लीटली इस्लामाइज्ड हो चुके थे। हमारे पास इसका कोई प्राइमरी एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हम इसे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मंगोलिया की सोसाइटी और कल्चर को देखेंगे तो आपको इंडियन इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई देगा। तो अब रिकैप कर लेते हैं उन 4 रीजंस का जिनके वजह से चंगेज खान ने इंडिया को इन्वेड नहीं किया था। रीजन नंबर 1, तो उसके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसे अभी वेस्टर्न जिया को री इन्वेड करने जाना था, चाइना। रीजन नंबर 2, इंडिया का जो मामलुक इन्वेडर था इल्तुतमिश, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से चंगेज खान प्रोवोक होके दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दे। रीजन नंबर 3, चंगेज खान एक ऐसे आदमी का पीछा नहीं करना चाहता था जो ऑलरेडी सब कुछ खो चुका था। रीजन नंबर 4, चंगेज खान कभी पैसों की लालच में इन्वेड नहीं करता था, वो हमेशा रिटेलिएशन में बैटल लड़ता था ताकि उसके लोगों को जस्टिस मिल सके। तो वो तभी अटैक करता था जब उसके देश के साथ बुरा होता था। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स होना। चंगेज खान आज तक का सबसे मिसअंडरस्टूड और मिसपोर्ट्रेड हिस्टोरिकल फिगर है, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस को यह बात हजम नहीं होती है कि एक नॉन यूरोपियन जो कि सीजर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी ज्यादा ग्रेट था, इस्लामिक हिस्टोरियंस के हिसाब से एक पॉलीथियस्टिक नॉन मुस्लिम काफिर जिसने इस्लामिक वर्ल्ड को घुटनों में गिरा दिया था। और इंडियन हिस्टोरियंस का एटीट्यूड गेंगिस खान की तरफ तो कुछ ऐसा है कि हम उसके बारे में बात ही क्यों करें जिसने इंडिया को इन्वेड नहीं किया, हम उसको ग्लोरीफाई ही क्यों करें जिसने हम इंडियंस को मारा नहीं। हम तो सिर्फ मामलुक्स और मुगलों की बात करेंगे भाई साहब। गेंगिस खान को एक खून के प्यासे इंसान और जेनोसाइडल राक्षस की तरह पोर्ट्रे किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। बहुत ही अजीब बात है कि दूसरी तरफ जलालुद्दीन को एक हीरोइक फिगर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो कि एक कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया था एज कंपेयर टू चंगेज खान, क्योंकि उसके शाह बनते ही उसने अपना सब कुछ खो दिया था। सच तो यह है कि चंगेज खान चर्चिल, अलेक्जेंडर, तिमूर, सीजर, औरंगजेब या कोलंबस से ज्यादा बड़ा राक्षस नहीं था। चंगेज खान डेफिनेटली इस्लामिक और यूरोपियन कॉलोनाइजर से तो बहुत ही अच्छा था, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्ज किया था, हिस्ट्री इज अ सेट ऑफ लाइज अग्रीड अपॉन। तो दोस्तों जब ये बायस्ड हिस्ट्री लिखी गई थी तो आप खुद ही देख लीजिए। What do we have here? Genghis Khan. Write as much bad about him as you can. Next. Napoleon Bonaparte. I love this guy. Write as much good as you wrote bad about Genghis Khan. तो आपने देखा कि चंगेज खान के साथ कितनी सिंपलिस्टिक अप्रोच का यूज किया गया था। वहीं इस्लामिक और यूरोपियन रूलर्स के बारे में बहुत ही डेप्थ और सोफिस्टिकेशन के साथ लिखा गया है, और ये सेम अप्रोच हम इंडियन हिस्ट्री में भी यूज करते हैं। चंगेज खान अपने समय का बाहुबली था, उसने इस हार्श और ब्रूटल वर्ल्ड में जीना सीख लिया था और आगे जाके वो ग्रेटेस्ट कॉन्करर बन गया था। आज आप चंगेज खान को मंगोलिया की करेंसी नोट, उलान बतर के स्टैचू कॉम्प्लेक्स और मंगोलियंस के दिल में देख सकते हैं, क्योंकि आज अगर मंगोलिया एक है तो चंगेज खान के वजह से।